वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी जानने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं आपको। इस मूवी की कहानी को लेकर साउथ इंडिया की तरफ लोगों का ये मानना है कि ये कहानी रियल लाइफ डोसा किंग केस से इंस्पायर है। अब ये केस क्या है ये आप पता कर सकते हैं। या आप में से ज्यादातर लोगों को इस केस के बारे में पहले से पता होगा। यहाँ तक कि हिंदी मूवी इंडस्ट्री में भी डोसा किंग केस से इंस्पायर्ड मूवी रिलीज करने का अनाउंसमेंट हुआ था, पर मूवी रिलीज नहीं हुई। और अभी जिस मूवी की कहानी हम देखने वाले हैं उसके क्रिएटर्स ने ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं किया है कि ये मूवी डोसा किंग केस से इंस्पायर्ड है। पर तब भी जिन्होंने उस केस के बारे में जाना है उन्हें शायद इस कहानी में उससे रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आनंद नाम के एक एनजीओ संभालने वाले आदमी से, जो कि अपना पूरा समय एनजीओ के मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को संभालने में बिताता है। उन लोगों के खाने से लेकर उनके सोने तक के सभी काम आनंद ही संभालता है और आनंद को अपना ये काम बहुत ही पसंद आता है। तब एक दिन की बात है कि आनंद रोड साइड पर एक भिखारी को देखता है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और वो कचरे में से खाने को चुन चुन कर उसे खा रहा होता है। आनंद बेचारा उस भिखारी की मदद करने की सोचता है कि यार ऐसे क्यों खा रहा है ये, पर भिखारी को ऐसे लगता है कि वो उसका खाना चुराने के लिए आ रहा है, जिस वजह से वो अपने खाने को छुपा देता है और एक डंडा लेकर आनंद को मारने आता है। आनंद फिर खुद को बचा लेता है उससे और उस भिखारी को कुछ खाने वाली चीज का लालच देकर अपनी कार में बिठा लेता है। फिर यहाँ से वो सीधे उसे अपने एनजीओ में लेकर आता है और वहाँ आते ही उस भिखारी की हालत में सुधार आ जाता है। धीरे धीरे आनंद खुद से उसका ख्याल रखने लगता है, उसके बाल काटता है, उसे नहलाता है, सुबह शाम खुद ही खाना खिलाता है, जिस दौरान वो ये गौर करता है कि भिखारी के पास एक बैग है जिसे वो किसी को नहीं देता। अब एक रात दोस्तों, उसके सोने के बाद आनंद उस बैग को खोलता है और उसमें उसे भगवान मुर्गन की फोटो के साथ एक डायरी मिलता है जिस पर नाम लिखा होता है मुरुगप्पा संडायर, जो कि उस भिखारी का असली नाम होता है। और जैसे ही आनंद उस डायरी का पहला पेज पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं, ये जानकर कि मुरुगप्पा असल में एक करोड़पति आदमी है और अब बताओ उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। जिसके बाद वो और इंटरेस्ट के साथ आगे पढ़ना शुरू करता है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम मुरुगप्पा के बारे में जान पाते हैं, जो कि असल में एक बिलियनर होता है। उसके ढेरों शहर में दुकानें होती है, कई पेट्रोल पंप्स होती है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट होती है और किसी राजा से कम नहीं थी उसकी जिंदगी। मुरुगप्पा के कई मिनिस्टर से पहचान भी थी और बस एक चीज को छोड़कर उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो एक चीज थी उसकी वाइफ। मतलब वाइफ प्रॉब्लम नहीं है पर वाइफ का शक प्रॉब्लम है। मुरुगप्पा की वाइफ सुजाता को ऐसा लगता है कि उसके पति का किसी के साथ अफेयर है और वो उसे चीट कर रहा है, जिसका गुस्सा वो हर समय उस पर निकालती रहती है। और मुरुगप्पा बस यही सोचता रहता है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जिस वजह से मेरी वाइफ मुझ पर गुस्सा है। अब एक दिन मुरुगप्पा घर के लिए कई नौकर लेकर आता है जिसमें कुछ औरतें भी होती है। सुजाता फिर उन औरतों के पास जाकर कहती है कि मेरे पति से दूर ही रहना समझी, वो बेशरम तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर सकता है पर उसे सीरियस मत लेना। ये सुनकर उन औरतों को बड़ा अजीब लगता है कि कोई वाइफ अपने पति के बारे में ऐसा क्यों कहेगी, पर सुजाता यहाँ पर इतनी भी गलत नहीं होती है दोस्तों। तब आगे होता यह है कि मुरुगप्पा एक टेक्सटाइल मिल स्टार्ट करता है जिसमें वो 300 औरतों को काम पे रखता है। अब एक दिन सुजाता जब वहाँ पर आती है ना, तो वो एक सुंदर वर्कर औरत को सजते हुए देख लेती है और उसका शक का जो मीटर है वो बिल्कुल हाई लेवल पर चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये औरत उसके पति को रिझाने के लिए इस तरह सज रही है, जिस वजह से वो उस पर गुस्सा कर देती है कि तुम यहाँ पर काम करने आती हो या सजने के लिए। इतना कहकर वो उसे काम से ही निकाल देती है दोस्तों, जिससे औरत को भी बड़ा दुख हो जाता है कि यार कैसी है ये। आगे वो औरत मीरा अपने पति के साथ मुरुगप्पा से मिलने जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है कि देखिए आपकी वाइफ ने मुझे काम से निकाल दिया। मुरुगप्पा उसे कहता है कि मेरी वाइफ को गलत मत समझना, हर पत्नी अपने पति के लिए थोड़ा शकी होती है। अब से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 15,000 की सैलरी बिना काम के ही दे दूंगा, तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा मैं। मीरा की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता ये सुनकर और वो मुरुगप्पा की बहुत रिस्पेक्ट करने लगती है। इस हद तक रिस्पेक्ट करती है कि वो सोते जागते बस उसी का नाम लेने लगती है, जो चीज मीरा का हस्बैंड भी नोटिस कर रहा होता है दोस्तों। और वो अगले दिन मुरुगप्पा से मिलकर कहता है कि एक काम कीजिए ना, आप मेरी वाइफ से शादी कर लीजिए, वो आपको पसंद करती है और मैं वैसे भी उसे कोई अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। मुरुगप्पा गुस्से में कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, पता भी है तुम्हें? तुम्हारी पत्नी ने सुन लिया तो? वो कहता है मेरी पत्नी बाहर ही खड़ी हुई है। मुरुगप्पा फिर बाहर जाकर मीरा से मिलता है और उसे मीरा की आंखों में उसके लिए सच्चा प्यार नजर आता है दोस्तों, पर वो सीधे उससे शादी तो नहीं कर सकता ना, दिक्कत हो जाएगी, जिस वजह से वो उस बारे में जरा सोचने का फैसला करता है। अब उसी शाम मुरुगप्पा से एक पंडित मिलने आता है जो उसे ये कहता है कि देखो तुम्हें ये दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इससे तुम्हें डबल बीवियां तो मिलेंगी ही पर साथ ही डबल खुशियां और डबल पैसे भी आएंगे। जिस वजह से मुरुगप्पा मीरा से अगले ही दिन शादी कर लेता है और कुछ ही घंटों में यह खबर उसकी असली पत्नी सुजाता तक भी पहुंच जाती है और वो समझ जाती है कि
कि मेरा शक बिल्कुल सही था। तब कुछ देर में सुजाता के रिलेटिव्स घर पर आते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम मुर्गप्पा को छोड़ दो, वो तुम्हारी सौतन लेकर आ गया है घर पर। अगर तुम अब भी उसके साथ रहोगी तो आगे तुम्हें क्या क्या देखना पड़ जाएगा पता नहीं। हालांकि इन बातों को भी सुनकर सुजाता मुर्गप्पा के साथ ही रहने का फैसला करती है और वो ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैं मानती हूँ मुझे इस बारे में पहले ही पता था, क्योंकि मेरे हिसाब से मुर्गप्पा के परिवार में हर मर्द ऐसी ही हरकतें करता रहा और अब मेरा पति भी ऐसा कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर दोस्तों, आगे एक दिन मुर्गप्पा से मिलने एक औरत आती है जो अपने साथ बैग में 20 करोड़ रुपए लेकर आती है और मुर्गप्पा से कहती है तुम मेरे लिए ये पैसे ले लो और इससे एक नया बिजनेस शुरू करो, जिससे तुम भी हिस्सा ले लेना और इससे ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगी। लेकिन मुर्गप्पा एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, इसीलिए वो उस औरत पर गुस्सा होकर उसे वहां से चले जाने के लिए कह देता है। वो औरत भी मुस्कुराते हुए कहती है देख लो, इसके बाद तुम आराम से अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे नहीं तो। अब अगले दिन मुर्गप्पा जब सुबह सुबह जॉगिंग पर निकलता है, तब उसी के कुछ देर पहले जिस रोड पे मुर्गप्पा ज्यादातर जॉगिंग करता था, उसी रोड पर एक औरत गाय का गोबर बिछा देती है और उसे ऐसे फैला देती है कि वो नजर ही ना आए। उस औरत का पति उसे पूछता है कि क्या कर रही हो, तो वो कहती है तुम चुप रहो और देखो मैं कर क्या रही हूँ। कुछ देर के बाद दोस्तों मुर्गप्पा जॉगिंग करते करते वहाँ पर पहुंच जाता है और उसका पैर सीधा उस गोबर में चला जाता है, जिससे उसका पैर वहीं पर हो जाता है गंदा। ये देखते ही वो औरत तो भागते हुए मुर्गप्पा के पास आती है और कहती है मेरे घर चलिए, आपका पैर साफ करवा देती हूँ। जिस बहाने वो मुर्गप्पा को अपने घर भी लेकर आ जाती है और आगे चाय पिलाने के बहाने मुर्गप्पा को कुछ देकर वहीं रोककर उसे अपनी 18 साल की बेटी से मिलवा देती है, जिसका नाम है विशाखा। मुर्गप्पा विशाखा को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। वो सोचने लगता है कि बस किसी तरह विशाखा को अपने पास रख लो, जिस वजह से वो उसके परिवार से दोस्ती करते हुए उन लोगों को रहने के लिए एक अच्छा सा बड़ा घर भी देता है, जिससे रातों ही रातों उस परिवार की किस्मत बदल जाती है। पर हालांकि दोस्तों, इससे भी विशाखा का पिता खुश नहीं होता। उन्हें लगता है कि मुर्गप्पा की ऑलरेडी 2 वाइफ है और वो किसी दिन विशाखा को धक्के मारकर कहीं बाहर न निकाल दे। इसीलिए जब तक मुर्गप्पा विशाखा से शादी नहीं कर लेता, तब तक हमें जो भी चीजें मुर्गप्पा से मिली है उसके जाने का खतरा रहेगा। लेकिन अगर एक बार शादी हो गई तो फिर सब टिका रहेगा। विशाखा को भी ये बात सही लगती है और उसी वजह से वो मुर्गप्पा की तरफ काफी और नजदीकियां बढ़ाती है। मुर्गप्पा को लगता है कि विशाखा उसे प्यार करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ मुर्गप्पा का बेटा विजय, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिस वजह से वो लड़की के घर उसके पिता से बात करने जाता है, जहां इस रिश्ते के लिए उस लड़की के पिता विजय को सीधे मना कर देता है, जिसके लिए उसका जवाब होता है कि मुझे पता है तुम एक करोड़पति के बेटे हो, पर तुम्हारे पिता सही नहीं है। मैंने सुना है वो जवान लड़कियों के साथ रहते हैं और ऐसे परिवार में मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकता। जिसके बाद वो कहते हैं कि अगली बार आना तो अपने पेरेंट्स के साथ आना और वो जब बात करेंगे तभी मैं कुछ सुनूंगा। विजय इस बात से जरा सा दुखी हो जाता है और अपने पिता के पास इस बारे में बात करने आता है, जहां उसके पिता उसे ये कहकर टाल देते हैं कि बेटा मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ हूँ। ये सुनकर तो विजय को बड़ा गुस्सा आता है कि पापा को हो क्या गया है। खैर दोस्तों, ये विशाखा है ना, ये मुर्गप्पा को अपने प्यार में फंसाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही होती है और ये तरीके काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन कितने भी तरीके लगा लो, मुर्गप्पा है तो एक 50 साल का आदमी ही। मुर्गप्पा को विशाखा से प्यार हो सकता है, विशाखा को मुर्गप्पा से नहीं। इसी वजह से विशाखा मुर्गप्पा को थोड़ा यंग करने के लिए उसकी लाइफ स्टाइल को हेल्दी करने का फैसला करती है और उसे आलमंड, अलग अलग तरह के नट्स खाने के लिए कहती है, जिससे मुर्गप्पा पर उल्टा ही असर होता है और इससे उसका पेट खराब हो जाता है। अब एक दिन की बात है, मुर्गप्पा विशाखा के साथ अपनी कार में बैठकर बातें कर रहा होता है। वहीं उसके 3 बॉडीगार्ड्स बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तभी मुर्गप्पा को कॉलेज के प्रिंसिपल का कॉल आता है और कॉल पे बात करते हैं प्रिंसिपल मुर्गप्पा से कहता है कि मैंने क्या सुना है कि आप हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली विशाखा नाम की लड़की के साथ बहुत ही करीब हैं। मैं कहूंगा सर आप उससे जरा दूर रहिए। मैंने काफी जनों से सुना है कि विशाखा अच्छी लड़की नहीं है, उसके बहुत बॉयफ्रेंड्स हैं। ये सुनते ही मुर्गप्पा गुस्सा हो जाता है और प्रिंसिपल को चीखते हुए कहता है कि क्या मैंने तुमसे राय मांगी, ये बताओ, अगली बार ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना। अब दोस्तों, मुर्गप्पा अपने पंडित से मिलने जाता है, जहां वो उनसे कहता है कि मैं विशाखा से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर लूं? पंडित जी कुछ देर तक तो जवाब नहीं देता, पर उसके चेहरे को देख मुर्गप्पा समझ जाता है कि वो क्या कहने वाले हैं। मुर्गप्पा उनसे कहता है कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहने वाले हैं, और इतना कहते ही वो चला जाता है वहाँ से। जिसके पीछे पंडित जी कहते हैं कि मुर्गप्पा अब किसी की बातें नहीं सुन रहा, वो बस वही कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है, इससे जल्द ही उसका समय खराब आ जाएगा। अब हम अल्बर्ट नाम के एक जिम ट्रेनर को देखते हैं जो कि एक डांस क्लासेस भी चलाता है और विशाखा उसी क्लासेस में डांस सीखने के लिए एडमिशन लेती है। वहाँ विशाखा और अल्बर्ट के बीच बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। जिस बारे में जब विशाखा की माँ को पता चलता है तो वो कहती है तुम जानती हो ना कि हमें जो भी पैसे आ रहे हैं वो मुर्गप्पा भेज रहा है और अगर हम उससे दूर चले गए तो सब बंद हो जाएगा, सारा ऐशो आराम। विशाखा कहती है अब आपकी उम्र हो चुकी है माँ, इसलिए बस आपको पैसे ही चाहिए, पर मेरी अभी पैसों से ज्यादा प्यार वाली उम्र है और ये बात आप कब समझेंगी? जिसके
इसके बाद एक दिन विशाखा और अल्बर्ट सीक्रेटली चर्च में जाकर कर लेते हैं शादी। और जैसे ये बात विशाखा की माँ को पता चलती है, वो मुर्गप्पा को बता देती है विशाखा की शादी वाली बात। आगे हम देखते हैं कि अल्बर्ट को पुलिस अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आ गई, जहाँ विशाखा भी उसके साथ है। तब वहाँ पर पता चलता है कि अल्बर्ट कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसने पहले कई औरतों को पैसों के लिए चीट भी किया है और उनसे पैसे भी हड़पे हैं। उन्हीं में से एक औरत का पति अल्बर्ट को अरेस्ट करवाता है और उसे जाने देने के बदले 15 लाख रुपए मांग रहा होता है। तब वहाँ पर मुर्गप्पा के बॉडीगार्ड्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें मुर्गप्पा ने ही भेजा होता है वहाँ पर, ताकि वो अल्बर्ट और उस आदमी के बीच सेटलमेंट कर पाए। यानी कि अल्बर्ट के अरेस्ट होने की बात भी मुर्गप्पा तक पहुंच चुकी थी। खैर दोस्तों, आगे बॉडीगार्ड्स उस आदमी को 15 लाख रुपए दे देते हैं और अल्बर्ट को बेल मिल जाती है। लेकिन अब विशाखा को अल्बर्ट पर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे अब उसका सच पता चल गया था। वो आगे गौर करती है कि अल्बर्ट एक शराबी भी है। तो विशाखा जब अल्बर्ट से कहती है कि तुम सुधर जाओ, तुम्हें छुड़ाने के लिए हमने 15 लाख रुपए दिए हैं। ये सुनते ही अल्बर्ट कहता है कि अच्छा, तुम्हारे पुराने लवर ने 15 लाख रुपए दे दिए, तो मतलब वो तुम्हारे कहने पर बहुत कुछ कर सकता है। इतना कहते ही अल्बर्ट एक अलग तरह से विशाखा और मुर्गप्पा के रिश्ते को देखने लगता है। और अब ये पूरी कहानी मुर्गप्पा को पता चल जाती है और वो दोनों को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो अल्बर्ट से कहता है कि देखो, अब विशाखा तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तो अल्बर्ट कहता है कि देखिए, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरी जरा मदद कर दो तो मैं कुछ काम कर लूं। मुर्गप्पा अल्बर्ट को अपने 5 कार देता है और एक ट्रैवल एजेंसी खोलने का आइडिया भी, जिसको पाकर अल्बर्ट की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि वो इससे काम करेगा या पैसे उड़ाएगा सारे। दोस्तों, आगे पता है क्या होता है? अल्बर्ट वो 5 कार बेच देता है और उससे जो पैसे आता है महंगी महंगी दारू में उड़ा देता है। अब इस बारे में विशाखा और विशाखा की माँ जब अल्बर्ट को रोकते हैं, तो अल्बर्ट दोनों पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों मुझे मत समझाओ। मुझे पता है तुम दोनों ने मुर्गप्पा को अपने जाल में इसीलिए फंसाया ताकि तुम आराम की जिंदगी जी सको, और मैं मुर्गप्पा नहीं हूँ। और इतना कहकर वो विशाखा और उसकी माँ को टॉर्चर करने लगता है। फिर आगे विशाखा मुर्गप्पा के पास आती है और उसके पैर पकड़कर कहती है कि मुझे उस अल्बर्ट के साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। हालांकि ये सुनकर भी मुर्गप्पा सीधे डिवोर्स के लिए नहीं मानता और दोनों के रिश्ते को बचाने का ट्राई करता है, जिसके लिए वो अल्बर्ट और विशाखा को एक बंगलो गिफ्ट कर देता है दोस्तों, जहां से वो दोनों नई लाइफ शुरुआत करेंगे। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसी शाम मुर्गप्पा को अल्बर्ट का कॉल आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से मुर्गप्पा से बात करता है कि तू अपनी विशाखा को अपने पास ही रख ले, मुझे 20 करोड़ रुपए दे दे, उस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ मैं नहीं रहने वाला। दोस्तों, शायद हो सकता था कि इस वक्त अल्बर्ट थोड़े नशे में था, पर मुर्गप्पा जैसे ही ये बातें सुनता है वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है ना कि वो अपने बॉडीगार्ड्स को अल्बर्ट को मार डालने के लिए कह देता है। जिसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स अल्बर्ट को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। पर थोड़ी देर में मुर्गप्पा को रियलाइज होता है कि नहीं, अल्बर्ट को मारना गलत हो जाएगा। इसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई उसका कॉल नहीं उठाता। कुछ देर के बाद बॉडीगार्ड्स वापस आ जाते हैं और मुर्गप्पा से कहते हैं कि हमने अल्बर्ट को मार दिया। अगले दिन मुर्गप्पा जैसे ही काम से एक जगह पर आता है, वहाँ उसे अल्बर्ट मिल जाता है, जो कि अभी तक जिंदा है। तभी पीछे से मुर्गप्पा के बॉडीगार्ड्स आते हैं और ये बात सामने आती है कि वो बॉडीगार्ड्स ने अल्बर्ट को इसीलिए पिछली रात नहीं मारा क्योंकि अल्बर्ट उनकी कम्युनिटी से था और उन्होंने उसे बस मुर्गप्पा से दूर रहने के लिए कहकर जाने दिया था। अब ये बात जैसे ही मुर्गप्पा को पता चलती है, वो गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स को पीटने लगता है कि धोखा करोगे क्या मेरे साथ, क्योंकि उसी दौरान अल्बर्ट भी उसको ताने मारता है कि देखो देखो, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे लॉयल ही नहीं है। इस बात से बॉडीगार्ड्स को बहुत गुस्सा आता है कि हमने अल्बर्ट को जाने दिया और इसने हमें फंसा दिया, जिस वजह से वो अल्बर्ट को अब सच में मार डालने का फैसला करते हैं और एक शाम उसे पकड़कर एक जगह ले जाकर उसकी घंटों तक अच्छे से मारपीट करने के बाद उसे एक जगह मरने को फेंक देते हैं और चले जाते हैं। अब आगे पता चलता है कि अल्बर्ट की मौत हो चुकी है और फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए IAS सिद्धि को बुलाया जाता है। और IAS सिद्धि और कोई नहीं बल्कि वही औरत है जिसकी कहानी दोस्तों हमने शुरुआत में देखी थी, जो 20 करोड़ रुपए लेकर मुर्गप्पा के पास आई थी और अपने ब्लैक मनी को वाइट करना चाह रही थी। सिद्धि के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होता है मुर्गप्पा से बदला लेने का, क्योंकि अल्बर्ट को मारने के केस में मुर्गप्पा के ही बॉडीगार्ड्स शामिल होते हैं। इस तरह सिद्धि मुर्गप्पा के साथ उसके बॉडीगार्ड्स को अरेस्ट करवा लेती है और फिर कोर्ट उन सभी को 10 सालों की सजा सुनाता है। तभी विजय के पास उसका एक आदमी आकर कहता है कि आप हाई कोर्ट में अपील कीजिए, वहाँ मुर्गप्पा सर को जरूर बेल मिल जाएगी। इसके बाद विजय हाई कोर्ट में अपील करता है, पर इससे बेल तो दूर, सजा और बढ़कर उम्र कैद यानी कि जिंदगी भर जेल में रहने की सजा मिल जाती है। और सिद्धि इसी मौके का फायदा उठाकर विजय से मिलने जाती है और उसके सामने बहुत ही अच्छा नाटक करते हुए उसे कहती है कि अभी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट मुर्गप्पा की प्रॉपर्टी को सीज कर ले, इसीलिए तुम एक काम करो, मुर्गप्पा की आधी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दो और जब वो केस सॉल्व हो जाए
और प्रॉपर्टी पर से सीज का खतरा हट जाए तब वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें सही सलामत वापस कर दूंगी। इससे देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी बच जाएगी। अब ये बात विजय को बिल्कुल सही लगती है, पर वो सिद्धि से कहता है कि मेरे पिता की 90% प्रॉपर्टी तो उन्हीं के नाम पर है, इसीलिए मैं बिना उनके साइन के कुछ नहीं कर सकता। सिद्धि कहती है अगर ऐसा है तो मैं कोर्ट से कहूंगी कि मुर्गप्पा बीमार है और ये कहकर मैं उसे हॉस्पिटल में लेकर आऊंगी। इसके बाद तुम उन्हें हॉस्पिटल में कन्विंस कर लेना और उनकी सभी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना। विजय मान जाता है। आगे सिद्धि मुर्गप्पा को हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है, जहां विजय अपने पिता से कहता है कि इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, जिससे टेम्पररी आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर कुछ समय के बाद वो फिर से आपकी हो जाएगी। मुर्गप्पा बिना कुछ सोचे अपने बेटे पर विश्वास करके पेपर्स पर साइन कर देता है, पर साइन करने के अगले ही पल विजय पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपने पिता का गला पकड़कर कहता है कि तुम्हारे इतनी उम्र में भी लड़कियों पर दिल कैसे आ जाता है। पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा, तुम्हारी वजह से मुझे प्यार नहीं मिल रहा। मैं बस इतने सालों से इसी मौके की तलाश में था कि कब प्रॉपर्टी मेरे नाम हो। इतना कहकर विजय हॉस्पिटल रूम से निकलते हुए वहाँ के डॉक्टर को कहता है कि मेरे पिता को जहर देकर मार देना। पर जो डॉक्टर वहाँ पर होता है, मुर्गप्पा ने उस डॉक्टर को एक वक्त पर बहुत मदद की थी, जिस वजह से वो मुर्गप्पा को नहीं मारता, उल्टा उसे वहाँ से भागने में मदद कर देता है। आगे हम विजय को देखते हैं जो सिद्धि को कॉल करके कहता है क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आता हूँ जो आधी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा और सोचूंगा कि तुम मुझे लौटा दोगी। मेरे पास मेरे लॉयर्स की टीम है, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, विजय फिर मीरा के पास भी जाता है और उसे घर से निकाल देता है, क्योंकि अब तो उसको रोकने के लिए मुर्गप्पा है नहीं। दूसरी तरफ मुर्गप्पा विशाखा की माँ के पास पहुंचता है ताकि वहाँ वो छुप कर कुछ दिन रह पाए, क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पर विशाखा की माँ मुर्गप्पा को वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है, ये कहते हुए कि तुम हमें भी इस केस में फंसा दोगे, निकलो यहाँ से। तभी वहाँ पर विशाखा नशे की हालत में आती है और मुर्गप्पा फिर उससे मदद मांगता है, जहाँ नशे में वो कहती है मुझे अब नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं किसी केस में नहीं फंसना चाहती। मुर्गप्पा को इन चीजों से समझ आ जाता है कि उसका असल में कोई है ही नहीं और सभी फायदे के लिए उसके साथ थे। और यही सारी चीजें मुर्गप्पा अपनी एक डायरी में भी लिख रहा होता है, जिसमें वो अपने साथ हो रही सभी बातों को लिखता है। इस दौरान समय बीतता है, मुर्गप्पा महीनों तक पुलिस से भाग रहा होता है और बिना पैसे के उसकी हालत बिल्कुल भिखारी जैसी हो जाती है। वहीं मुर्गप्पा के बॉडीगार्ड्स अभी भी जेल में होते हैं, जहां वो सभी अपने लिए एक लॉयर हायर करते हैं। और फिर जब लॉयर थोड़ा केस को इन्वेस्टिगेट करता है तब पता चलता है कि मुर्गप्पा के बॉडीगार्ड ने अल्बर्ट को मारा ही नहीं, बल्कि अल्बर्ट को किसी और नहीं मारा। असल में उसे मारा नहीं गया, वो खुद की गलती से मरा। जरा कंफ्यूजिंग हो गया, समझाता हूँ। तो हुआ ये कि जब दूसरी बार बॉडीगार्ड्स ने अल्बर्ट को पकड़ा तब भी वो अल्बर्ट को थोड़ा बहुत मारकर जाने देते हैं, पर उसी के कुछ देर के बाद कुछ आदमियों का एक ग्रुप अल्बर्ट को पकड़कर किडनैप कर लेता है और कार में उसे बिठाकर जंगल की तरफ लेकर जाता है, जहाँ उस दौरान कार में अल्बर्ट को बहुत मारते हैं और फिर उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक औरत ने सुसाइड कर लिया था और वो औरत अल्बर्ट की पुरानी लवर थी, जिसे प्यार का झांसा देकर अल्बर्ट ने ढेरों पैसे ले लिए थे और फिर डिप्रेशन में आकर उस औरत ने जान दे दी थी। इसी वजह से वो आदमी अल्बर्ट को मार रहे थे। पर तभी अल्बर्ट कार से जंप करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार से जंप करते ही बड़े पत्थरों पर लगने से उसकी मौत हो जाती है और ये सभी चीज कार के कैमरे में रिकॉर्ड होती है। इस बारे में सिद्धि को पता होता है दोस्तों में से, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिद्धि को ये बातें पता चल गई थी, पर मुर्गप्पा से बदला लेने के लिए उसने झूठा केस बनाया और ये सभी सच लॉयर अब कोर्ट के सामने रखता है, जिससे मुर्गप्पा और उसके बॉडीगार्ड को बेल मिल जाती है और सिद्धि को सच छुपाने के लिए सजा। और ये लॉयर वाली बात और केस सॉल्व हो जाने वाली बात आनंद टीवी में देखता है और इस वक्त तक लगभग 2 साल बीत चुके हैं, जहां मुर्गप्पा अब मेंटली वीक हो चुका है, लगभग पागल हो चुका है। जिसके बाद आनंद मुर्गप्पा को उसके बेटे विजय के पास लेकर जाता है, जहां विजय अपने पिता को रखने से तो बिल्कुल मना कर देता है और उन्हें बहुत ही भला बुरा भी कहता है। आनंद उसे बहुत कन्विंस करता है कि रख लो, पर विजय बिल्कुल नहीं मानता। आनंद फिर उसे कहता है तुम अपने पिता के साथ ऐसा करोगे तब देखो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। विजय कहता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, मैं बुरा पिता नहीं बनूंगा, मैं उसे बताऊंगा कि अच्छा पिता कैसे होता है। इतना कहकर विजय मुर्गप्पा को धक्के मार कर घर से निकाल देता है। हालांकि मुर्गप्पा ये देखो दोस्तों तब भी हंस रहा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वहाँ पर सुजाता आती है, जिसकी हालत भी अच्छी नहीं है, यानी कि विजय ने सुजाता को भी शायद घर से निकाल दिया था। और तब सुजाता मुर्गप्पा को देखकर बहुत रोती है, क्योंकि एक समय पर वो ऐसे भगवान से विश करती थी कि मेरे पति को बहुत दुख मिले और मुर्गप्पा की ऐसी हालत हो जाए कि वो जी ना पाए। वो इसीलिए करती थी क्योंकि मुर्गप्पा के अफेयर थे। आनंद फिर दोनों को अपने साथ अपने एनजीओ लेकर आता है और मुर्गप्पा की डायरी को एक बुक में लिखकर कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद वो उस बुक के एंड में लिखता है मुर्गप्पा और सुजाता अब मेरे एनजीओ में रहते हैं और मुर्गप्पा से मैंने ये सीखा है कि कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, अगर आपने डिसिप्लिन और खुद पर कंट्रोल नहीं किया तो आप एक दिन जरूर बर्बाद हो जाओगे, जरूर। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना, बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।